गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन की डेरिवेशंस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है ना। आर्हेनियस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं आने तो है नहीं, बट मैं आपको लास्ट जो लेक्चर अगला वाला लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का उसमें मैं ले दूंगा, है ना। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका आज का इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या कैटलिस्ट थियरी। मतलब आपकी ये कैटलिस्ट थियरी है, सही है। होता क्या है, बहुत सिंपल थियरी है, कुछ ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं थियरी में। करना क्या है, देखिए सपोज आपके ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स ने क्या करा, आपके कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा। मतलब क्या है, एक रिएक्शन है और आपने उस रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज करा है। कैटलिस्ट क्या करता है, सबसे पहले रिएक्टेंट के साथ कॉम्बाइन होकर बनाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसको हम कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स, सही है। इसके बाद ये होता है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होकर क्या होता है, ए बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट एक्स रिमूव आउटसाइड, सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कैटलिस्ट आकर कर क्या रहा है, रिएक्टेंट के साथ अटैच होता है, इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट ब्रेक होता है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ए बी से एंड कैटलिस्ट सेपरेटेड, सही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट आर दी केमिकल सब्सटेंस या मटेरियल विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। बिना खुद के चेंज हुए रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। कैटलिस्ट क्या क्या काम करता है रिएक्शन में, देखिए कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जानते हो आप, स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी चल रहा है, मूव हो रहा है, उसी रिएक्शन की स्पीड को अप एंड डाउन कर सकता है कैटलिस्ट। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि आपने है ना कोई भी टू रिएक्टेंट्स लिए ए और बी, उन दोनों रिएक्टेंट्स को बीकर में डाला और रिएक्शन हो ही नहीं रहा है और कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना है इनिशियली, तो कैटलिस्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। कैटलिस्ट किसी रुकी हुई रिएक्शन को या कोई ऐसी रिएक्शन जो स्टार्ट नहीं हुई है अभी, उस रिएक्शन को कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं कर सकता है। केवल कैटलिस्ट क्या कर सकता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जो रिएक्शन ऑलरेडी मूव कर रहा है, चल रहा है, उस रिएक्शन को अप एंड डाउन कर सकता है। कैटलिस्ट जनरली रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, और जो डिक्रीज करते हैं कैटलिस्ट उन्हें हम बोलते हैं पॉइजन। बताऊंगा, अगले चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, पूरा डिटेल समझ में आया है ना। सेकेंड, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे, ये बोर्ड में पूछते हैं, सबसे ज्यादा ये पूछेंगे पॉइंट आपसे। इस साल एमसीक्यू में आया ये वाला पॉइंट, डेल्टा जी वाला। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप नोट्स करते हुए चलोगे वीडियो लेक्चर के साथ, तो आप ये समझ लीजिए यू आर डूइंग द सेम थिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट डू इन अ फिजिकल कोचिंग क्लास। अगर आपने नोट्स कर लिए साथ साथ लेक्चर के, तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया बोर्ड के स्टैंडर्ड का। पहली चीज ये है, और नोट्स नहीं करे तो थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। देखिए, तो इट नॉट चेंज केसी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं समझाता हूं थोड़ा आपको, 11th में लेके चलता हूं, है ना। मैं थोड़ा 11th में लेकर जा रहा हूं आपको, ये हटाओ मिटाइए तो समझ में आएगी। देखिए जैसे रिएक्शन है ए प्लस बी, आपने कैटलिस्ट यूज करा और ये बना प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 11 में लिखा था केसी इक्वल प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए और ये बी, सही है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट द टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब होगा क्या,
अगर किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में, थोड़ा मैं ज्यादा ही डेप्थ में चला गया 11th के, अगर किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम को अटेन करने में 10 मिनट लगता है, तो जैसे आप कैटलिस्ट डालोगे इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में, अब उसको टाइम लगेगा लेस देन 10 मिनट। मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम लाने में 10 मिनट लगता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस इक्विलिब्रियम के आने के टाइम को कम कर देता है। अब 10 मिनट से कम 8 मिनट 7 मिनट कुछ भी हो सकता है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा जी। अगर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा तो आपका डेल्टा जी का वैल्यू रिमेन सेम। क्लियर है? कराया चलो आपको डेरिवेशन, डेल्टा जी और केसी का रिलेशन याद है या भूल गए? याद होगा। तो ये इक्विलिब्रियम अगर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, अनअफेक्टेड रहेगी। डेल्टा जी को हम बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी। देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट का छोटा सा अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। एक और पॉइंट है, ये भी आया बोर्ड में, स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछा कैसे, घुमा के पूछा है। 2020 साल का पेपर है, पिछले साल का पेपर है, मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब 19 में या 20 में। क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब एक स्पेशल कैटलिस्ट ओनली कैन कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट। कई लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जैसे आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है ऑर्गेनिक में, तो मैं 12th में पढ़ाऊंगा आपको कि एल्डिहाइड रिडक्शन शो करता है किसमें, निकल और पैलेडियम में। अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो कई बच्चे बोलते हैं सर निकल और पैलेडियम की जगह हम कुछ और ले लें, तो नहीं चलता है। कैटलिस्ट ईच एंड एवरी रिएक्शन का स्पेसिफिक होता है, आपको स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही यूज करना है। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अ स्पेशल कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड ओनली टू कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्टेंट। इस पूरे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कैटलिस्ट थ्योरी। ये सारे जो पॉइंट बोले आपने, ये कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज हैं और कैटलिस्ट थ्योरी के पॉइंट्स हैं। क्लियर? ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, पढ़ते हैं आप। एक और टॉपिक देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में है। आज के वीडियो में जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। सही है? देखिए क्या बोलता है ये। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में, गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। सुन लो क्वेश्चन, ऐसी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है बट ऑर्डर क्या है, 1 है। आज मुझसे पूछा भी ये क्वेश्चन, आपको जो मैंने बोर्ड क्वेश्चन पेपर की शीट शेयर करी है उसमें क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। ये इस साल भी आया हुआ है। सेट्स देखो, आप बोलोगे हर बार सब बोलते हैं इस साल आया है। सीबीएसई में टोटल 5-6 सेट्स आते हैं, दिल्ली सीबीएसई, ऑल इंडिया सीबीएसई, फॉरेन सीबीएसई, ये डिफरेंट टाइप के सीबीएसईज हैं। सबके सेट्स की बात कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं वो। तो देखिए पहली बात करते हैं डेफिनेशन की, तो सुन लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर appear higher, सुन लो ध्यान से, a chemical reaction in which order appear higher but actually chemical reaction follow first order generally called pseudo first order reaction। सही है? मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी ऑर्डर इक्वेशन को देखने पर क्या लगे, हमें ज्यादा लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, बट एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या फॉलो करे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करे, उसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कंडीशन है,
अब व्हाट्स का क्वेश्चन आता है, किस कंडीशन में आपकी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपने कोई रिएक्टेंट लिया, यहां 2 रिएक्टेंट्स हैं और इन 2 रिएक्टेंट्स में से आपका एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, या कोई रिएक्टेंट मीडियम के फॉर्म में हो। मतलब कई रिएक्शंस क्या होती हैं, एक मीडियम के प्रेजेंस में होती हैं, मतलब बहुत सारा वाटर और आपने इसमें क्या डाला, ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CH3 COO C2H5 एस्टर। तो ये क्या हो गया, मीडियम, या फिर आप क्या बोलोगे, वाटर का एक्सेस अमाउंट। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है, थोड़ा ऑर्गेनिक है। ये एस्टर है इथाइल इथेनोएट, हमने क्या करा, इसका करा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसका करा है वाटर से रिएक्शन। अब वाटर क्या है, ह्यूज क्वांटिटी में है, तो ब्रेक होगा, बहुत सिंपल है, यहां से ब्रेक करना है। CH3 COOH C2H5OH, ये इकलौता एग्जाम्पल है जो आपकी NCERT में मेंशन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको यही एग्जाम्पल लिखकर आना है, कोशिश करना यही लिखो। देखिए होगा क्या, अगर हम इसका और रेट लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, रेट लो, रेट इक्वल के, रिएक्टेंट ले लेंगे CH3 COO C2H5 1 और वाटर की पावर 1। तो देखने में ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आ रहा है 1 + 1 = 2, बट ये रॉन्ग है। इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर है 1। अब 1 क्यों है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर वाटर आपका एक्सेस अमाउंट में है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल। जैसे मैंने 10 लीटर वाटर लिया और 10 लीटर वाटर में से ओनली 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंज्यूम हुआ केमिकल रिएक्शन में, तो 10 लीटर के कंपैरिजन में जो 1 ड्रॉप है वाटर का, उसका तो अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहां जो वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। सही है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है वो हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ, एक ही ड्रॉप का कंज्यूम हुआ, उससे क्या हो जाएगा, आपने तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी ली है वाटर की। इसीलिए हम वाटर को केमिकल रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल के CH3 COO C2H5 की पावर 1। ये है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसने डाउट पूछा था आई थिंक उसका क्लियर हो गया होगा डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और 1 रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी रिएक्टेंट ह्यूज क्वांटिटी में हो, तो उन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को हम नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। एंड सच रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट मैं बोल रहा हूं यही एग्जांपल लिखना, ये ऑथेंटिक एग्जांपल है, रिस्क मत लेना, क्योंकि जब भी आता है मैंने आज तक स्टूडेंट्स को यही एग्जांपल लिखते हुए देखा है। बड़े आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर के लास्ट में एक पेज है, उस पर लिखा हुआ है कॉलिजन थ्योरी। ये आपके सिलेबस से हट गया है इस साल, जो कट लगा रखा है मैंने, नॉट इन सिलेबस, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा, देख लीजिए। कॉलिजन थ्योरी दिया है लुईस एंड टॉर्ड्स ने। अब ये देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगी, क्या मजा आ गया, बिल्कुल थ्योरी नहीं है, बट ये MSc लेवल की थ्योरी है। इसका डेरिवेशन मैंने पढ़ा हुआ है MSc केमिस्ट्री में, जो मैंने MSc करा था। इसका डेरिवेशन 10 पन्नों का है। अब तो मैं भी भूल भाल गया, देखो ये है, कहीं काम आता नहीं, देखिए। बट IIT एडवांस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्हेनियसिक थ्योरी एंड कॉलिजन थ्योरी। देखिए क्या बोलता है ये थ्योरी बेस्ड है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। अगर किसी ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हो क्लास 11th में, तो फर्स्ट या सेकंड पेज पर है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ पेज होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो बोलता है गैस के पार्टिकल शो रैंडम मोशन, दे आर कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल, इलास्टिक गैस पार्टिकल लाइक अ स्फीयर, व्हेन द गैस पार्टिकल हिट दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरी थ्योरी उस पॉइंट पर बेस्ड है।
थ्योरी का पॉइंट नंबर 1 है मॉलिक्यूल्स लाइक अ हार्ड स्फीयर। ये थ्योरी क्या बोलती है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर के जैसे हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 बोलता है प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये नई चीज है। ये बोलता है कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। दूसरा, रिएक्टेंट के बीच में जो कॉलिजन है, जो अटैक है, वो कितनी रैपिडली हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, हो रहा है, इस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसने एक नई चीज बोल दी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्टिवेशन एनर्जी एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जबकि आर्हेनियस क्या बोलता है, टोटली डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट, ऑल दी कॉलिजन डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। बताया था मैंने आर्हेनियस के ग्राफ में, Ne/Nt वाला ग्राफ। सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, केवल वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है टू मीट द लेवल ऑफ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। सही है। इसके बेस पे इसने अपना एक इक्वेशन दिया है, रेट इक्वल जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। अब बोलोगे ए बी क्या है, ए बी इज नथिंग, ए बी है ये केमिकल रिएक्शन, ए ने बी से रिएक्शन करा और इसने फॉर्म करा क्या, प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है। ए बी क्या है, एक सिंबल है रिएक्टेंट का। आपने ए और बी लिया, रिएक्टेंट, रिएक्शन करा और क्या फॉर्म करा, प्रोडक्ट। जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर डी, ये और ये तो सेम है। रेट के बदले आपको चाहो तो मैं के लिख देता हूं, सही है, आपको और इजी लगेगा। ये ई अपॉन आर डी सेम है आर्हेनियस के जैसा, बट जेड क्या है, जेड है यहाँ आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। वहां कौन था, ए, आर्हेनियस कांस्टेंट। तो यहाँ क्या है, उसमें इस थ्योरी में इस चीज का डिफरेंस है। वहां ए था, यहाँ जेड है। जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ई माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसने थ्योरी ने भी बताया कि ई माइनस ई अपॉन आर टी का मतलब क्या होता है, मतलब है कि ये फ्रैक्शन उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को शो करती है जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। इसके बाद आती है आपकी मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी। देख लीजिए, इसमें समझा रहा हूं, सारे पॉइंट सेम है, बट मॉडर्न क्या करता है, इस पे एक पॉइंट और जोड़ता है, रो। ये अब ये रो क्या है, रो का मतलब है ओरिएंटेशन। मैं लगा देता हूं यहां, रो एक्स वाई जेड, मतलब आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस एक्सिस पर आकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अगर एक्स पर आते हैं तो आप क्या लिखोगे, रो एक्स, किसी रिएक्शन के लिए। वाई एक्सिस पर अगर अटैक करते हैं, रो वाई, या तीनों एक्सिस पर अगर अटैक करते हैं एक दूसरे पर तो आप क्या लिखोगे, रो एक्स वाई एंड जेड। तो मॉडर्न क्या बोलती है, रो को भी ऐड करिए। रो क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन मतलब किस एक्सिस पर आकर आपके रिएक्टेंट एक दूसरे पर अटैक करते हैं। ये जो थ्योरी है कॉलिजन थ्योरी, ये फार बेटर है आर्हेनियस थ्योरी से। क्यों, बिकॉज इस थ्योरी से अगर आप रेट कांस्टेंट या रेट कैलकुलेट करोगे, रेट का वैल्यू आपको मिलेगा फेयर वैल्यू, एक्यूरेट एंड विद प्रिसीशन ऑल्सो। तो इस थ्योरी से मिलने वाला के का वैल्यू बिल्कुल फेयर होता है और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच करने वाला होता है। सही है, सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं आएगा आपको। बढ़ते हैं आगे। लास्ट टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, इस साल नहीं आएगा। इस पर मुझसे क्वेश्चन पूछा था पुरांजे ने। मैंने बोला भी था पुरांजे को टॉपिक आने को बेटा मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है टॉपिक, बट वो वाला कैसे टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए, आपको क्वेश्चन फॉर्म में समझाता हूँ, हाउ वी राइट अ मैकेनिज्म। जैसे आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, 2NO + 2H2 एरोसाइन N2 + 2H2, और इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट दिया हुआ है आपको, रेट लॉ, रेट इक्वल के NO की पावर 2 H2 की पावर 1। सही है। अब देखो NO 2 है तो यहाँ 2,
H2 है, बट यहाँ 1 ही है, मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 + 2 4 होना चाहिए, बट ऑर्डर कितना है, 3 है। और आपसे बोलता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए। पहली और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो हम उस मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप लेते हैं। सुनो ध्यान से, जब भी हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं तो हम क्या लेते हैं, वी टेक ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप। किसी भी केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में 2 टाइप के स्टेप होते हैं, स्लो एंड फास्ट, एंड द स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब स्लो जो स्टेप होगा वही क्या डिसाइड करता है, आपकी रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। अब कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसका मैकेनिज्म आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्लो स्टेप। अब देखना ट्रिक है ये, ध्यान से सुन लेना। अब स्लो स्टेप में क्या क्या है, रेट में देखो 2NO और H2, तो आपको करना क्या है, जो रेट लॉ में मेंशन है केमिकल, उसी केमिकल का यूज करना है, 2NO + H2। क्लियर, ये जो यहां दिख रहा है 2NO + H2, और इसका यूज करके आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कौन है यहाँ, N2N 2H2। अब क्या बन सकता है, देखिए क्या बन सकता है, देखो N2 बन रहा है, साथ में क्या बनेगा, 2 ऑक्सीजन है, क्या लिख दोगे, H2O2। क्या बनेगा, एक तो बनेगा प्रोडक्ट और एक बनेगा आपका इंटरमीडिएट, ये H2O2, क्योंकि H2O2 तो यहां है ही नहीं, ठीक है ये। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, हम क्यों क्या इसको रट्टा मारे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपकी मर्जी है कि आप H2O2 या N2 नहीं बनाना चाहते हो, मैं लिख देता हूं पहले उसको भी। जैसे मैंने लिखा N2 + H2O2। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा बोर्ड एग्जाम में कि हमें N2 और H2O2 ही बना के आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इन दोनों में से कोई भी कुछ बना सकते हो, इन दोनों में से। अब जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं ये नहीं बनाना चाहता, मुझे याद नहीं आया, अब मैंने बोला सर मैं तो H2O बनाऊंगा, मुझे H2O दिख रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, H2O प्लस N के 2 है, O का 1 है, तो आप क्या लिख दोगे, N2O। अब क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा आपका, पहले कौन था, ये इंटरमीडिएट था। इट डिपेंड्स ऑन यू। स्लोएस्ट स्टेप जब आप लिखोगे, ये इसका स्लोएस्ट स्टेप, तो करना क्या है, उस रेट वाले केमिकल का यूज करके आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है और साथ में बनाना है इंटरमीडिएट। अब जैसे मैं इसी को ले लेता हूं, ये, अब आप क्या लिखोगे, इसका फास्ट स्टेप। अब देखिए ये तो बन ही गया N2, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूं बेटा, है ना, ये N2 बन ही गया। अब क्या करोगे, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट की क्वालिटी होती है, ये अगर स्लो स्टेप में बनेगा तो फास्ट में क्या हो जाएगा, ये वापस कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि नाम ही उसका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का एक्चुअल डेफिनेशन यही है, अ केमिकल विच इज फॉर्म्ड इन अ वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अदर स्टेप इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो H2O2 ले लिया मैंने, पहले क्या लिया मैंने, 2NO इन H2, तो 2NO ले लिया, एक H2 ले लिया। अब भी हमारे पास क्या है, 1 H2 है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, N2 तो ऑलरेडी बना ही लिया मैंने, इंटरमीडिएट मैंने कंज्यूम कर ही लिया, इससे मतलब नहीं है, मैं N2 तो बना लिया। अब मुझे क्या बनाना है, 2H2 और बनना चाहिए। क्या बन रहा है, क्या 2H2O बन रहा है, देख लीजिए 2H2O। ये है मैकेनिज्म लिखने का तरीका। दिस इज द वे ऑफ मैकेनिज्म वी राइट। आपको ऐसे दे देगा, आपसे पूछेगा मैकेनिज्म लिखिए। इस साल बोर्ड में तो आना नहीं है, कॉम्पिटिशन वगैरह में आ जाए तो आ जाए, क्लियर है। फिर भी अब जैसे आपने कहा सर मुझे याद नहीं रहा, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा सर जैसे आपने बताया अभी, एक बार और देख लीजिए। स्लोएस्ट में लेना तो यही है, 2NO + H2। ये आपने कहा हमें कैसे पता लगेगा सर, अब देखो क्या बन सकता है, H2O बन रहा है, वाटर देख लो, ये H2O, साथ में क्या बन रहा है, N2, और भी कुछ बन रहा है, N2O। अब ये इंटरमीडिएट हो गया। फास्ट स्टेप में क्या लिखोगे,
N2O इंटरमीडिएट कंज्यूम करना है ना ये। अब क्या बचा हुआ है, एक H2 बचा हुआ है, साथ में लिख दो H2। अब देखो H2 तो बना ही लिया आपने पहले, अब क्या बनाना है, एक N2 एक H2O, तो आप क्या लिख दोगे N2 प्लस H2। ये हो गया आपका मैकेनिज्म। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। सही है। अब बाई चांस अगर आपको ऐसे कर दे क्वेश्चन, आपको ये बोल दे ये ऐसे क्वेश्चन और यहां लिख दे 2NO प्लस 2H2 एरो साइन 2H2O प्लस N2, और आपको बोलता है रेट लॉ मेंशन करिए, उल्टा बोलता है अपोजिट, मेंशन द रेट लॉ। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये स्टेप देखना है, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बाई चांस सुन लो, अगर ये भी गायब कर दे यहां से, आपको बोल दे कि अब लिखो बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इसका मैकेनिज्म है, अब लिखो रेट लॉ। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने कौन स्लो है कौन फास्ट है, तो देखो इंटरमीडिएट कौन है, ये इंटरमीडिएट है। जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज ऑलवेज स्लो स्टेप, इंटरमीडिएट बन रहा है, और जिसमें कंज्यूम होगा दैट इज ऑलवेज फास्ट स्टेप, पहचान लो। तो आप रेट लॉ क्या लिखोगे, रेट लॉ इक्वल के NO की पावर 2 H2 की पावर 1, इसके सही है। यह है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने का तरीका। इस साल सिलेबस से हट गया है और पिछले 3-5-6 साल से तो आ भी नहीं रहा है ना, तो जेई वगैरह के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये आपका चैप्टर फिनिश। अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको आरएमएस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, सिलेबस में नहीं है बट कराऊंगा मैं आपको जेई वगैरह के लिए, है ना बेटा। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत गजब का मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन वी विल कंप्लीट अवर फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लिखिए ध्यान से लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।